हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हमने फिजिक्स फर्स्ट के फर्स्ट चैप्टर विद्युत क्षेत्र के आंकिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं, जिनमें भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब पाठ्य पुस्तक के पीछे के आंकिक क्वेश्चन स्टार्ट कर रखे हैं, जिन्हें भी हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब सीक्वेंस को कंटिन्यू करते क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है, चित्र में 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर रखे हैं। वर्ग के केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात कीजिए। Q का मान दे रखा है 0.02 माइक्रो कूलम। बेटा ये आप लोगों को वर्ग दिख रहा होगा, जिसके चारों कोनों पर आप लोगों को आवेश के मान दिख रहे होंगे। इस कोने पर -2Q आवेश, इस कोने पर +2Q आवेश, इस कोने पर -Q आवेश और इस कोने पर बेटा +Q आवेश है। तो इन कोनों पर जो आवेश है, इन आवेशों के कारण इस वर्ग के केंद्र बिंदु O पर कितना परिणामी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके मान की गणना करनी है। साथ के साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा भी ज्ञात करनी है। तो बेटा A जो बिंदु है, इस पर कितना आवेश है? -2Q। तो यहां से यहां की दूरी यदि मैं स्मॉल r मान लूं, तो यहां से यहां की दूरी भी स्मॉल r होगी, यहां से यहां की दूरी भी स्मॉल r होगी, यहां से यहां की दूरी भी क्या होगी? स्मॉल r। ये दूरियां क्या होंगी बेटा? समान। तो मान लेते हैं ए बिंदु पर जो आवेश है, इस आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु O है, उस पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E1 है। तो E1 का मान क्या होगा? बेटा आप लोग जानते हो, यदि कोई स्मॉल q आवेश हो और स्मॉल r दूरी पर, किससे? स्मॉल q आवेश से कोई भी बिंदु हो, मान लो P बिंदु है, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, यही मान होगा। ये बात आप लोग भली भांति जानते हो। तो देखो बेटा, ये जो बिंदु A है, जिस पर -2Q आवेश है, इससे स्मॉल r दूरी पर ये जो बिंदु O है, मान लो इस आवेश ने E1 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, तो E1 विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? K -2Q बटे r स्क्वायर, यही मान होगा ना। तो ये आ जाएगा बेटा -2KQ बटे r स्क्वायर। ठीक है। और बेटा ये -Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं, यदि +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? बाहर की ओर। उस आवेश से कहाँ होगी बेटा? बाहर की ओर। ठीक है ना। और यदि -Q आवेश होता, तो उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा कहाँ होगी? अंदर की ओर। कहाँ होगी बेटा? अंदर की ओर। तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, मान लेते हैं वो E1 उत्पन्न हुआ है, और मान क्या लेते हैं? हमने लिख ही दिया E1 है, जिसका मान ये है। तो इसकी जो दिशा होगी वो कहाँ होगी? अंदर की ओर होगी। तो E1 की जो दिशा आएगी बेटा, वो ये होगी E1 की दिशा, इधर अंदर की ओर। ठीक इसी प्रकार C बिंदु पर जो -Q आवेश है, इसके कारण स्मॉल r दूरी पर जो बिंदु O है, उस पर मान लिया इसने E2 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है। तो E2 विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? K -Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या आ गया? -KQ बटे स्मॉल r स्क्वायर। अब बेटा इन दोनों आवेशों के कारण O बिंदु पर जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, उसे निकालने के लिए E2 विद्युत क्षेत्र की दिशा चाहिए। बेटा यहाँ भी -Q आवेश है, तो -Q आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसकी दिशा कहाँ होगी? आवेश की ओर। तो इधर ही होगी, ये होगी E2 की दिशा। आप लोग जानते हो, यदि दिशा अलग अलग हो तो परिणामी मान निकालेंगे, तो एक मान में से दूसरा मान घटेगा, जो मान बड़ा होगा उसमें से छोटा मान घटेगा। ये E1 का मान है, ये E2 का मान है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये मान बड़ा है, तो परिणामी मान लेते हैं ECA आया। CA क्यों आया? क्योंकि बेटा ध्यान देना, इधर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो ज्यादा है, और इधर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो कम है। मतलब C से A की ओर विद्युत क्षेत्र कितना लग रहा है? E1। जो E1 विद्युत क्षेत्र है बेटा, ये बड़ा है किससे? E2 से। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ रहेगी? C से A की ओर, इसलिए मैंने इसको ऐसा मान लिया। तो यहाँ बेटा E1 में से E2 घटेगा, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र आ जाएगा, E1 का मान है -2KQ बटे r स्क्वायर, और बेटा E2 का मान है
के क्यू बटे आर। तो देखो बेटा ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू बटे आर, आर नहीं यहाँ आर का स्क्वायर होगा बेटा, ठीक है। तो ई सी ए बराबर क्या होगा, ये बड़ा है ये छोटा है, कितना बड़ा है, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। और परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ गया, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब बेटा बिंदु बी पर जो आवेश है उसके कारण और बिंदु डी पर जो आवेश है इनके कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालते हैं। बेटा बिंदु बी पर जो आवेश है +2q, उसके कारण मान लेते हैं E3 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो E3 विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, यहाँ आवेश कितना है बेटा +2q, और यहां से स्मॉल r दूरी पर बिंदु O है, तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा बेटा, K 2q बटे आर स्क्वायर। तो ये E3 बराबर आ गया 2KQ बटे आर स्क्वायर, ठीक है बेटा। ठीक इसी प्रकार या डी बिंदु पर जो आवेश है उसके कारण बिंदु ओ पर विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो विद्युत क्षेत्र क्या आएगा बेटा, मान लेते हैं E4 आया, तो क्या आ जाएगा KQ बटे आर स्क्वायर। अब E3 और E4 विद्युत क्षेत्रों की दिशा निकालेंगे। बेटा ये आवेश प्लस है तो इसके कारण जो E3 विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो ये E3 की दिशा हो गई, और इसके कारण जो E4 होगा वो भी इससे कहाँ होगा, बाहर की ओर, अर्थात यहाँ होगा, ये E4 की दिशा आ जाएगी। अब बेटा आप लोग देखो यहाँ पे E3 बड़ा है या E4 बड़ा है, E3 बड़ा है किससे, E4 से। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकलेगा, उसे क्या मानेंगे भाई, परिणामी विद्युत क्षेत्र इसी दिशा में निकलेगा क्योंकि ये वाला बड़ा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र को मान लेता हूं मैं EBD, EBD। तो बेटा इसमें से E3 को E4 में से निकाल करके निकालेंगे, अर्थात E3 में से E4 घटेगा, तो E3 का मान क्या है 2KQ बटे आर स्क्वायर, माइनस E4 का मान क्या है KQ बटे आर स्क्वायर। तो EBD बराबर क्या बच गया है, KQ आर स्क्वायर। अब देखो बेटा यहां जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो कितना लग रहा है, KQ बटे आर स्क्वायर, और यहां जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है वो कितना लग रहा है, माइनस KQ अपॉन आर स्क्वायर। तो एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है। इधर लगने वाला क्या है बेटा ECA, और इधर लगने वाला क्या है बेटा EBD, ठीक है। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो बेटा आप लोग जानते हो ये विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र भी सदिश है, और इनके मध्य कोण 90 का बन रहा है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा, ठीक है ना। परिणामी विद्युत क्षेत्र इस दिशा में निकलेगा और सदिश योग के नियम से निकलेगा। तो सदिश योग का नियम क्या कहता है बेटा, परिणामी विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं E है, तो ये निकलेगा बेटा ECA का स्क्वायर प्लस EBD का स्क्वायर प्लस 2 ECA EBD cos थीटा और पूरे का अंडर रूट, ठीक है बेटा, ऐसे निकलेगा। तो E बराबर, फिर देखो बेटा इस मान को अपन एज इट ही रख देते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसकी जगह इसका मान रख देते हैं। इसका मान ये है माइनस KQ बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस EBD का मान ये रहा बेटा, इसकी जगह इसका मान रख देते हैं KQ बटे आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, बेटा ये मान रखें उससे पहले देखो कॉस थीटा, और यहाँ थीटा का मान कितना है बेटा, इस चित्र में दे रखा है, यहाँ थीटा का मान है 90 डिग्री। थीटा का मान कितना है बेटा 90 डिग्री, और यहाँ 90 रखेंगे, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा 0, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा आ जाएगा अंडर रूट में। अब देखो बेटा E बराबर, देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया माइनस KQ बटे आर स्क्वायर गुणा माइनस KQ बटे आर स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब यही हुआ, प्लस इसको ऐसे टी लिख देते हैं KQ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके स्क्वायर को मैंने नहीं खोला, इसके स्क्वायर को क्यों खोला, क्योंकि ये राशि इससे जब गुणा होगी बेटा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये बनेगा KQ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये अपना KQ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और पूरे पर अंडर रूट,
पहले आप लोगों को अलग लग रहा था, आप लोग को ऐसा ना सोचे इससे ये कट जाएगा, इसलिए मैंने इनको अलग किया है। ठीक है बेटा, अब क्या हुआ देखो, अब बेटा इनको जोड़ते हैं तो ई बराबर क्या आएगा, देखो दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 KQ आर स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, इसका होल स्क्वायर हो रहेगा। ठीक है, अब ई बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 KQ आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, लेकिन इसका अंडर रूट इसके स्क्वायर से हट जाएगा, तो ई बराबर आ गया आप लोगों का अंडर रूट 2 KQ बटे आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक। अब आप लोग क्वेश्चन में देखो Q का मान दे रखा है क्या, Q का मान बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में चेंज करेंगे तो 0.02 को 10 की पावर -6 से गुणा करेंगे। ठीक है बेटा, और यदि इस पॉइंट को हटाएं तो 1 और 1 2, तो 10 की पावर 2। देखो बेटा ये 10 की पावर 2 कैसी है, प्लस की, ये ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, अर्थात इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर -2। तो ये क्या हो गया, 2 गुणा 10 की पावर -6 और -2 कितने हो गए, -8, ये कूलम आ गया। तो देखो बेटा ई बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2 गुणा के का मान जानते हैं आप लोग, 9 गुणा 10 की पावर 9, क्यू का मान भी हमने निकाल लिया 2 गुणा 10 की पावर -8, माइक्रो कूलम में दे रखा था, कूलम में निकाला। ठीक है बेटा, बटे आर का स्क्वायर। अब आर का मान और निकालते हैं। आर का मान निकालने के लिए हमें चित्र देखना पड़ेगा एक बार। चित्र देखो बेटा, हमने यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी थी उसे स्मॉल आर माना था, और इस दूरी को भी हमने क्या माना था, स्मॉल आर माना था। थोड़ी देर के लिए बेटा मैं इस वर्ग की भुजा को ए मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो बेटा ये कर्ण बन गया। ठीक है, कर्ण कितना बन गया, यहां से यहां तक आर, यहां से यहां तक आर, तो कर्ण कितना हो गया, ये 2r हो गया कि नहीं हो गया। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, तो पाइथागोरस पर में लगा देते हैं हम। ये कर्ण कितना है बेटा 2r, तो 2r का स्क्वायर, भुजा मानिए a, तो एक तो लंब होगी और एक आधार होगी, तो यही आएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो वर्ग करेंगे इसका, तो 2 का वर्ग 4, r का वर्ग r स्क्वायर, और ये जुड़ जाएगा बेटा 2a स्क्वायर। तो यहाँ से आर स्क्वायर का यदि मान निकालें तो कितना हो जाएगा 2/4 ए स्क्वायर, और आर स्क्वायर बराबर हो गया बेटा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 ए स्क्वायर। क्लियर। अब बेटा ए हमने माना है, वास्तव में ए का मान दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो बेटा 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे, अर्थात 2 गुणा 10 की पावर -2। ठीक है, तो यहां हम आर स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बेटा, ये वाला मान लिखेंगे, ए की जगह आएगा बेटा ये वाला मान, आर स्क्वायर बराबर देखो 1/2, ये ए है और ये ए का मान है, तो 2 गुणा 10 की पावर -2, इसका स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 1/2 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -2, तो 2 से 2 कट गए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 2 गुणा 10 की पावर 2 और 2 -4, ये आर का मान है। देखो यहां अपन आर का मान नहीं रख पाए, इस कैलकुलेशन को मैं नीचे कर देता हूं। देखो ई बराबर ये √2 है, ये के का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9, ये क्यू का मान है 2 गुणा 10 की पावर -8 बटे आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर का मान आ गया अपना 2 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है बेटा, 2 से 2 काट दो, और 10 की पावर -4 से 10 की पावर -4 काट दो तो 10 की पावर -4 बच जाएगी। तो ई बराबर क्या आ गया 9 √2, यहाँ 10 की पावर -4 है और प्लस के हैं 9, तो कितने बच जाएंगे, गुणा 10 की पावर बच जाएगी 5। किसका मान आया है बेटा, ई का मान आया है, तो ई का मात्रक क्या होगा बेटा, न्यूटन पर कूलम। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7वां क्वेश्चन है, विद्युत आवेश Q को 2 भागों Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा गया है। दोनों के मध्य प्रतिकर्षण का बल अधिकतम होने की शर्त क्या होगी। देखो बेटा Q आवेश है जिसे कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में,
Q1 और Q2 भागों में। ठीक है, अब ये जो Q1 और Q2 आवेश है, इन्हें कितनी दूरी पर रखा है, स्मॉल r दूरी पर रखा है। तब इनके मध्य कूलाम बल कितना लगेगा, F बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, यही लगेगा। बल का मान अधिकतम हो, पहली बात तो देखो बेटा, यह समान प्रकृति के आवेश है तो लगने वाला बल कौन सा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, और प्रतिकर्षण बल का मान भी अधिकतम हो, इसके लिए हमें शर्त निकालनी है। तो क्या करेंगे हम बेटा, देखो यहाँ Q1 और Q2 आवेश दे रखे हैं, ठीक है ना, और Q1 और Q2 आवेश को यदि जोड़ दें तो क्या बनेगा, Q ही तो बनेगा, क्योंकि Q को ही तो दो भागों में जोड़ा था हमने Q1 और Q2 के रूप में। अब यहां देखो, इस सूत्र में हमें या तो Q1 का उपयोग करना है या Q2 का उपयोग करना है। Q1 का उपयोग करना है तो Q2 को भी Q1 की फॉर्म में चेंज करेंगे, और Q2 का उपयोग करना है तो Q1 को Q2 की फॉर्म में चेंज करेंगे। हम मान लेते हैं Q1 का उपयोग कर रहे हैं तो Q2 को Q1 की फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहां से Q2 का मान निकालूं मैं तो क्या होगा, Q माइनस Q1 होगा कि नहीं होगा। अब मैं इस फॉर्मूले में मान रखूं तो देखो K Q1 और यहां Q2 की जगह क्या आ जाएगा, Q माइनस Q1 रख सकता हूं बटे R स्क्वायर, ये कूलाम बल हो गया। अब अधिकतम प्रतिकर्षण बल हो तो उसके लिए जो F है इसका अवकलन करेंगे। क्या करेंगे, अवकलन। बस याद ये रखना है अवकलन किसके सापेक्ष होगा। इस फॉर्मूले में देखो ये जो F है वो किस पर निर्भर कर रहा है, Q पर ही तो निर्भर कर रहा है। तो जो अवकलन होगा वो Q के सापेक्ष होगा या Q1 के सापेक्ष होगा, Q1 के सापेक्ष होगा, और बराबर में 0 आएगा। प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम हो इसके लिए याद रखना हम F का अवकलन करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे, वो जिस पर निर्भर करेगा। यदि हम Q2 को Q1 की फॉर्म में चेंज करते तो यहाँ Q2 आता। अब Q1 को मतलब Q2 को हमने Q1 की फॉर्म में चेंज किया है तो Q1 आया है। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है, d बटे डी Q1, F का मान यहां से रख देते हैं, और F का मान क्या है बेटा, K Q1 Q माइनस Q1, तो K बाहर चला जाएगा, Q1 Q माइनस Q1, K D अपॉन डी Q1। देखो बेटा इसका अंदर गुणा करते हैं तो क्या आएगा, Q1 Q माइनस Q1 का Q1 से गुणा होगा तो Q1 का स्क्वायर। क्लियर। अब K D बटे डी Q किसका करेंगे, Q1 Q का माइनस D बटे डी Q 1 है बेटा ये, अब किसका करेंगे, Q1 स्क्वायर का करेंगे। अवकलन करना आता है आप लोगों को बहुत अच्छे से। तो K बेटा यहाँ Q नियतांक है, बाहर चला जाएगा, Q1 का 1 होगा, 1 को इस राशि से गुणा करेंगे तो ये राशि ऐसे टी आएगी। Q1 स्क्वायर का क्या होगा बेटा, अवकलन 2Q1, यही होगा कि नहीं होगा। तो ये मान आ गया आप लोगों का, और इनके बराबर में याद हो तो आप लोगों को 0 चल रहा है, इनके बराबर में 0 चल रहा है बेटा, ठीक है ना, इनके बराबर में 0 चल रहा है। अब बेटा यहां से K का पक्षांतर कर देता हूं मैं, तो K 0 के बटे में जाएगा तो 0 ही आएगा। यहां से हमें Q का पक्षांतर करना है तो -2Q1 बराबर, देखो ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस Q। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपना बच गया 2Q1 बराबर Q। हमें Q1 का मान चाहिए तो क्या आ जाएगा, Q अपॉन 2। देखो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से, ये Q आवेश था जो कितने भागों में बांटा था अपन ने, 2 भागों में, Q1 और Q2 में। Q1 का मान आ गया Q बटे 2, तो Q2 का मान भी क्या होगा, Q बटे 2, अर्थात Q आवेश को 2 समान भागों में बांटे, और कौन कौन से में बांटे, Q/2 और Q/2 में। तो इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो अधिकतम होगा। तो बेटा प्रतिकर्षण बल के अधिकतम लगने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, ये जो Q आवेश है ये 2 भागों में बटे, और कितने कितने भागों में बटे, समान भागों में, Q/2 और Q/2 में। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश +2Q -Q तथा -Q को क्रमशः A, B व C पर
चित्र में दिखाए अनुसार रखा गया है, इस निकाय पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ए पर ना +2q आवेश है, तो मैं इसे ऐसे बांट देता हूं। मान लेता हूं इधर +q आवेश है और इधर भी +q आवेश है, तो इसके ऊपर टोटल तो +2q आवेश हो गया ना। ऐसा क्यों बांटा है वो भी समझो। यहाँ कितना आवेश है? -q आवेश। यहाँ कितना है? +q आवेश। आप लोग जानते हो, यदि समान परिमाण के आवेश हो और विपरीत प्रकृति हो उनकी, और अति अल्प दूरी पर रखे हों, तो किसका निर्माण करते हैं? विद्युत द्विध्रुव का। तो यहाँ विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होगा, और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण होने पर हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P। और P को कैसे निकालते हैं? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी को गुणा करके क्या निकाल लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखो बेटा, यहाँ पे ये जो विद्युत द्विध्रुव बन रहा है, मान लो इसने P1 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण किया, तो इसका मान क्या होगा? दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण Q इनटू इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? a। तो P1 का मान आ गया QA। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा भी होती है, और इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर। अर्थात ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न करेंगे वो इस दिशा में उत्पन्न करेंगे। ठीक है बेटा, ये P1 विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया, जिसका मान आ गया। अब बेटा, यहाँ भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण हो रहा है, विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकाल लेंगे। और मान लो यहाँ P2 है, तो सूत्र वही होगा, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, ये भी Q होगा, उनके बीच की दूरी ये भी A होगी। तो देखो बेटा, समीकरण 1 व 2 से क्या आ गया? P1 बराबर P2। ठीक है, और इसके कारण जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकला P2, उसकी दिशा ये होगी कि नहीं होगी? अब ये दोनों सदिश राशियां हैं बेटा, और ये समबाहु त्रिभुज है, तो ये कोण कितना होगा? 60 डिग्री का। तो इनके मध्य ये जो कोण बना, ये भी कितने डिग्री का बना? 60 डिग्री का। तो परिणामी जो मान निकालेंगे वो यहां निकलेगा, परिणामी मान। ये परिणामी मान होगा P। ठीक है बेटा, और सदिश योग के नियम से निकलेगा। तो P का मान सदिश योग के नियम से कैसे निकलेगा? P1 का स्क्वायर P2 का स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos थीटा पूरे का अंडर रूट P बराबर। देखो बेटा, यहां लिख दिया मैंने P1 का स्क्वायर P1 और P2 बराबर है, तो P2 की जगह P1 लिख सकता हूं, प्लस 2 P1, P2 की जगह P1 cos 60 डिग्री है बेटा। ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, ये कोण 60 का, तो ये कोण भी कितना होगा? 60 का। इन दोनों के मध्य कोण कितने का बन रहा है? 60 डिग्री का। अब देखो बेटा, ये P1 का स्क्वायर है, ये भी P1 का स्क्वायर है, तो 2 P1 का स्क्वायर प्लस 2 P1 का स्क्वायर हो गया। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। तो 2 से 2 कट गए, तो P बराबर क्या आ गया? 2 P1 का स्क्वायर, और केवल एक P1 का स्क्वायर, तो 3 P1 का स्क्वायर आ गया अंडर रूट में। तो P बराबर क्या आ जाएगा? 3 को भी अंडर रूट में लिख लो, और P1 स्क्वायर को भी अंडर रूट में लिख लो, लेकिन इससे ये कट जाएगा, तो P बराबर आ गया अंडर रूट 3 P1। तो P बराबर अंडर रूट 3। और बेटा P1 का मान ये रहा, P1 का मान क्या है? Q है, तो यहां रख दो QA। तो आंसर आ गया P बराबर अंडर रूट 3 QA। तो ये जो समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है, इस निकाय पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना आया बेटा? अंडर रूट 3 QA। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, दो समान छोटी गेंदे, प्रत्येक का द्रव्यमान m तथा प्रत्येक पर आवेश q सिल्क के धागे से चित्र में दिखाए अनुसार लटकाया गया है। इनके मध्य की दूरी और धागों के मध्य कोण 2 थीटा जो लगभग 10 डिग्री के बराबर है। तब साम्य अवस्था की स्थिति में दूरी x का मान ज्ञात करो। बेटा इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी है x, ये हमें ज्ञात करनी है। और बेटा इनके मध्य की ये जो रेशम की डोरियां हैं, इनकी लंबाई है 2l है, तो समान लंबाई की है, तो ये भी l और ये भी l, और इनके मध्य कोण 2 थीटा बन रहा है, तो ये वाला थीटा और ये वाला थीटा। इस प्रकार का न्यूमेरिकल हम पहले भी कर चुके हैं। तो बेटा यहाँ इस वाले आवेश पर हम लगने वाले बलों की स्थितियां पढ़ते हैं। पहली बात, दोनों समान प्रकृति के ये आवेश है, तो इनके मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। इधर F बल लगेगा,
इधर भी F बल लगेगा। हम एक पर ही पढ़ लेते हैं, दूसरे पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सेम होगा। दूसरी बात, स्मॉल m द्रव्यमान है, देखो यहाँ पे गेंद का, यहाँ जो गेंद है तो नीचे भार बल लगेगा और भार बल होगा mg। भार बल कितना होगा? mg। अब देखो बेटा, यहाँ यदि मैं एक सीधी रेखा खींचूं, ये रेखा दिख रही है, इसके साथ ये कोण कितना है? थीटा। तो ये कोण भी कितना होगा? थीटा। ठीक है। डोरी का तनाव बल लगेगा T। जब तनाव बल T लगा इधर तो ये घटकों में बटेगा। यहाँ कौन सा आएगा? T cos थीटा, क्योंकि थीटा के साथ है। यहाँ क्या आएगा बेटा? T sin थीटा, क्योंकि ये थीटा के साथ नहीं है। अब हम संतुलन की अवस्था में पढ़ते हैं या साम्य अवस्था में पढ़ते हैं। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, साम्य अवस्था में क्या होगा? देखो, ऊपर कौन सा बल लग रहा है? T cos थीटा। नीचे कौन सा बल लग रहा है? mg। इधर कौन सा बल लग रहा है बेटा? T sin थीटा। इधर कौन सा बल लग रहा है? F। F कूलाम बल है, ठीक है, प्रतिकर्षण का बल है जो कूलाम बल है। तो F का मान क्या होगा? देखो, T sin थीटा बराबर F का मान क्या होगा? K, दोनों आवेश Q आवेश है तो Q स्क्वायर बटे इनके मध्य की दूरी क्या है? x स्क्वायर। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 में 1 का भाग देंगे बेटा, तो देखो समीकरण 2 में 1 का भाग देते हैं अपन। T sin थीटा बटे T cos थीटा बराबर K Q स्क्वायर बटे x स्क्वायर और बटे आ जाएगा mg। ठीक है बेटे, x का स्क्वायर, T से T कट गया। साइन बटे cos क्या बन गया आप लोगों का? tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या आ गया? K Q स्क्वायर बटे x स्क्वायर mg। क्वेश्चन याद है आप लोगों को? इन दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी हमने x मान रखी है, उस x का मान निकालना है। ठीक है बेटा, किसका मान निकालना है? यहाँ पे हमें x का मान ज्ञात करना है। बेटा यहाँ जो थीटा कोण है वो अल्फ है, और अल्फ होने पर क्या होगा? tan थीटा लगभग sin थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब कोण अल्फ है तो लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। आप लोग जानते हो ना tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन बटे cos। और जब कोण अल्फ है तो जब कोण अल्फ है तो थीटा का मान लगभग 0 डिग्री के आसपास होगा, और 0 डिग्री के आसपास cos का मान कितना होता है? 1। तो tan बराबर क्या आ जाएगा? साइन। tan बराबर आ जाएगा बेटा साइन। तो इस tan की जगह मैं साइन लिख सकता हूं। साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे x स्क्वायर mg। अब बेटा यहां पे गौर से देखो, यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ा दूं, ठीक है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा देता हूं, तो ये एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, बन गया। इस त्रिभुज से हम साइन थीटा निकाल सकते हैं, और साइन थीटा का मान क्या आता है बेटा? लंब बटे कर्ण। अब देखो बेटा, इस त्रिभुज में लंब का मान कितना होगा? ये लंब होगा भाई, यहां से यहां तक की जो टोटल दूरी है, यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है? x। तो यहां से यहां की दूरी कितनी होगी? x/2। तो लंब का मान क्या हो गया बेटा? x/2। कर्ण, ये आप लोगों का कर्ण होगा, और कर्ण कितना है बेटा? स्मॉल l। तो ये आ जाएगा साइन थीटा का मान x/2l। साइन थीटा की जगह उसका मान रख देते हैं बेटा x/2l, बाकी का मान एज इट इज के क्यू स्क्वायर बटे x स्क्वायर mg। तो बेटा एक काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इधर चला जाएगा। ये x की पावर यहाँ 1 है, ये 2 है, तो x की पावर 3 mg बराबर ये इधर आ जाएगा k क्यू स्क्वायर। 2 को पहले लिख लो, l को यहाँ लिख लो, x की पावर 3 mg का पक्षांतर कर दो 2 k क्यू स्क्वायर l बटे mg। हमें x का मान चाहिए, तो क्यूब को यहां से हटा देते हैं। ऐसे कैसे हटा देंगे? ये इधर आएगी और इधर आएगी 1/3 के रूप में। तो बेटा आप लोगों का x का मान आ गया। x क्या है? इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी निकाय में दो आवेश QA बराबर 2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम तथा QB बराबर -2.5 गुणा 10 की पावर -7 कूलाम है। क्रम से दो बिंदुओं A एक स्थिति दे रखी है 0 0 -15 सेंटीमीटर तथा B और B की स्थिति दे रखी है 0 0
प्लस 15 सेंटीमीटर पर स्थित है। निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और क्वेश्चन को सरल करने के लिए हमें कार्तीय निर्देश तंत्र का निर्माण करना होगा बेटा। ये हमने कार्तीय निर्देश तंत्र का निर्माण कर दिया। माना ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है और यहाँ अपना जेड डैश अक्ष है। अब देखो बेटा, ए बिंदु की जो स्थिति है वो क्या है, 0 0 -15। तो देखो बेटा इसका मतलब क्या होता है, 0 0 -15 का मतलब क्या होता है बेटा, ये मान होते हैं x, y और z। x का मान है 0, y का मान है 0, z का मान क्या है -15। तो देखो बेटा ऊपर तो z का मान प्लस का होता है, ये जो z डैश है यही तो मान माइनस का होता है और x और y ऑलरेडी 0 है तो यहाँ z पर आएगा और यहाँ से कितनी दूरी पर आएगा, 15 सेंटीमीटर दूरी पर। भाई ये दूरी माइनस की लेते हैं लेकिन यहाँ से यहाँ की दूरी तो 15 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ जो बिंदु होगा वो कौन सा बिंदु होगा, a, और इस a बिंदु पर आवेश कितना है, QA, और QA का मान क्या है 2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। अब देखो बेटा जो B बिंदु है वो है 0 0 15। अगर ये प्लस का होता तो देखो z x नहीं है, y नहीं है, z कहाँ है +15 और z प्लस का 15 मान लो यहाँ है। तो B बिंदु यहाँ है, यहाँ से यहाँ की दूरी +15 है लेकिन यहाँ से यहाँ की जो टोटल दूरी है तो वो दूरी तो 30 हो गई। भाई यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 15 और यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी है 15। तो टोटल दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर और मीटर में चेंज करेंगे तो 30 में कितने का भाग देंगे, 100 का भाग देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा 30 गुणा 10⁻⁻2 मीटर, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी। और बी बिंदु पर आवेश का मान दे रखा है QB कितना है -2.5 गुणा 10⁻⁷ कूलम। तो आप लोग जानते हो देखो यहाँ आवेश माइनस का है, यहाँ आवेश प्लस का है लेकिन ये आवेश परिमाण में समान है। और आप लोग भली बात ही जानते हो दो आवेश हो जो परिमाण में समान हो प्रकृति में क्या हो विपरीत, तो किसका निर्माण करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का। और विद्युत द्विध्रुव का निर्माण हो जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम निकाल सकते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P। और वो कैसे निकलता है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण और उनके बीच की दूरी को गुणा करके। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण क्या लिखेंगे बेटा, 2.5 गुणा 10⁻⁷ गुणा उनके बीच की दूरी। इनके बीच की दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से यहाँ की दूरी 15, यहाँ से यहाँ की दूरी 15, ये नीचे आता है तो माइनस कर लेते हैं लेकिन ये दूरी तो है ना 15। भाई यहाँ से यहाँ तक गए 15, यहाँ से यहाँ तक गए 15, तो टोटल दूरी कितनी होगी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया तो कितना आया 30 गुणा 10⁻⁻2। तो 30 गुणा 10⁻⁻2। तो P बराबर देखो बेटा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटाते हैं, बटे में 10 लिखते हैं, 0 से 0 काटते हैं, 25 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 25 को 3 से गुणा किया तो 75 गुणा 10⁻⁷ और -2 कितना हो गया 10⁻। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7.5 गुणा 10⁻⁸ निकाला क्या है बेटा हमने, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो मात्रक क्या होगा, कूलम इंटू मीटर। और बेटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होगी ये, इसकी दिशा होगी जेड डैश अक्ष के अनुदिश। क्यों, क्योंकि आप लोग जानते हो बेटा ये कैसा आवेश है माइनस का, ये कैसा आवेश है प्लस का। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है और इसकी दिशा होती है माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर, अर्थात इसकी दिशा ये होगी बेटा। और इसका मतलब जेड डैश अक्ष के अनुदिश। बेटा वीडियो पूरा देखें, सारे न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएंगे। यदि कहीं कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।